पहली जो रिट आती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जिसको कहते हैं हम, यह है हैबियस कॉर्पस रिट। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जा सकती है हैबियस कॉर्पस रिट। हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो, अगर हम बात करें शुरू शुरू के अंदर कि इसको क्यों यूज किया जाता है, तो देखिए हैबियस कॉर्पस रिट जो है इसका मतलब क्या होता है। हैबियस कॉर्पस रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी टू हैव ए बॉडी। टू हैव ए बॉडी यानी आपने जिसको भी कैद करके रखा हुआ है वो हमारे सामने लेकर के आइए। अगर हम सिंपली भाषा में इसको समझें तो ये जो रिट है इसके लिए यूज़ की जाती है हैबियस कॉर्पस रिट, कि किसी भी व्यक्ति को अगर राज्य ने इलीगली डिटेन किया हुआ है, इलीगली यानी बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा किए और उसको डिटेन कर लिया है, उसको कैद कर लिया है, अवैध रूप से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस रिट यूज किया जाता है। यहाँ एचसी का मतलब हैबियस कॉर्पस रिट है। हैबियस कॉर्पस रिट यूज किया जाता है। अब हैबियस कॉर्पस रिट का मतलब जैसे कि बताया कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी टू हैव ए बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको अवैध रूप से कैद करके रखा हुआ है, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी जो है सामने नहीं आने दिया जा रहा है, तो अब वहाँ पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाली जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए, हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने के लिए। हालांकि एक लंबा केस है, बाद में पढ़ेंगे हैबियस कॉर्पस रिट के बारे में, तब हमें पता चलेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो एक रिट जारी करेंगे और उनको कहेंगे, जिसने भी उसको डिटेन किया हुआ है व्यक्ति को, उसको कहेंगे कि भाई आप बॉडी को प्रस्तुत करो, टू हैव ए बॉडी। बॉडी को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और ये साबित किया जाए कि आपने इसको न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद में डिटेन किया है या नहीं किया है। अगर न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई है और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अवैध रूप से उसको डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसको इमीडिएटली रिलीज करना पड़ता है। हेबियस कॉर्पस रिट का एक रोचक मामला आता है रुदुल शाह वर्सेज बिहार स्टेट। रुदुल शाह वर्सेज बिहार स्टेट। रुदुल शाह जो है वो एक किसी मामले में पहले से ही जेल के अंदर थे और उनकी सज़ा जो है वो भी पूरी हो चुकी थी, और सज़ा पूरी होने के बाद तकरीबन 14 साल यानी उनको 14 ईयर एक्स्ट्रा जेल के अंदर बिताने पड़े थे। उसके बाद में एक हैबियस कॉर्पस रिट जारी की गई और उस हैबियस कॉर्पस रिट के अंदर ये पता चला कि जो रुदुल शाह है उन्होंने 14 साल फालतू जेल में निकाले हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने जेल के अंदर बिताए हैं, तो इसके लिए उनको जो फंड है वो भी दिया गया था उनको। सबसे रोचक केस आता है रुदुल शाह वर्सेस बिहार स्टेट, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला। अगला जो रिट आदेश आता है वह है परमादेश। परमादेश यानी मैंडमस रिट। मैंडमस रिट का मतलब है हम आदेश देते हैं। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। हम आदेश देने का मतलब है वी कमांड। वी कमांड, यहाँ वी कमांड जो है वो मतलब किस लिए दिया जाता है कि टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। अपनी पब्लिक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इसके तहत किसी भी जो न्यायालय है वो किसी भी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके कर्तव्यों के उचित तरीके से पालन करने के निर्देश देता है, और ऐसे अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे। यानी उसको एक आदेश दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी लोक प्राधिकारी होता है उसको दिया जा सकता है, जो लोअर कोर्ट होते हैं यानी हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को भी आदेश दे सकते हैं, किसी भी सरकार को दिया जा सकता है, या किसी भी पर्टिकुलर एक निगम यानी डिपार्टमेंट को भी ये आदेश दिया जा सकता है कि आप अपना जो पब्लिक ड्यूटी है वो ढंग से करें। लोक कर्तव्य है, जो सार्वजनिक कर्तव्य है ना, उनको ठीक से, यानी किसी के पर्सनली किसी के ऊपर भी ये परमादेश लागू नहीं होता है। लेकिन अगर मामला पब्लिक ड्यूटी का आता है, मामला अगर पब्लिक ड्यूटी का आएगा तो फिर मैंडमस रिट जारी की जा सकती है। अगर हम केस की बात करें तो केस आता है एक गुजरात स्टेट फाइनेंशियल आता है वर्सेस लोटस होटल। अगर पूरा केस जो है वो ये है कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। एक्चुअल में क्या हुआ था कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और लोटस होटल के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि लोटस होटल जो है वो फंड लेगा गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, यानी गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल को ये कहा कि आप
हम आपको फंड्स रिलीज करेंगे और आप अपना जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो आप जारी रखें, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने फंड्स जो हैं वो रोक दिए थे। अब फंड्स रोक दिए तो फंड्स जैसे ही फंड्स रुका तो लोटस होटल चला गया हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में चला गया। और बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में लोटस होटल के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उनकी जो पब्लिक ड्यूटी है वो उसे पूरा करें, और पब्लिक ड्यूटी जो है फंड्स रिलीज करने की थी तो वो उसको पूरा करे। ध्यान में ये रखना है कि जो मैंडमस रिट है, परमादेश रिट है, ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटी के लिए ही काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को पर्सनली अगर किसी व्यक्ति को आदेश देना है तो उसके लिए भी हम मैंडमस रिट या परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड ही रिट जारी की जाती है। अगला जो रिट आता है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट का मतलब क्या है कि उसको रोकना, प्रोहिबिशन यानी बंद करना, रोकना या मना करना। ये एक निषेधाज्ञा की भांति है। निषेधाज्ञा का मतलब क्या होता है कि उसको पूरी तरह से रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए। ये रिट जो है वो वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है, अपने से लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट, हायर कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करते हैं। अर्धन्यायिक पर अधिकरण जो है, अर्धन्यायिक यानी जिनमें ठीक तरह से न्यायपालिका के जो कानून हैं उनका ठीक तरीके से पालन नहीं हुआ है, उसके लिए ये रिट जारी किए जाते हैं। और इसके द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है, यानी रोका जाता है। यानी उनको ये रिट प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट जब जारी की जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि आप ऐसी जो अधिकारिता है, ऐसे जो अधिकार हैं जो अर्धन्यायिक अधिकरण है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि ऐसी ही दो चीज़ें आती है, एक तो आते हैं ससुरारी रिट आती है और एक प्रोहिबिशन रिट आती है। प्रोहिबिशन जो प्रतिषेध हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में ये रखना है कि प्रोहिबिशन रिट जो है वो तब यूज़ की जाएगी जब कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो, यानी उस पर किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं आया है। किसी भी प्रकार का जजमेंट आया नहीं है, यानी जब भी कोर्ट को जजमेंट देने से रोकना है, प्रोहिबिट करना है, तब हमें प्रोहिबिशन रिट जो है वो जारी करवानी होती है, तभी जारी की जाती है। यानी जजमेंट आया नहीं है, मामला जो है कोर्ट में लंबित है, अभी तक आया नहीं है फैसला। अगर फैसला आ जाता है तब क्या करेंगे? फैसला नहीं आया है, फैसला आने से रुकवाना है तो हम प्रोहिबिशन रिट यूज़ करेंगे। और अगर नहीं आया है, आ चुका है फैसला, तो हम अगले रिट देखते हैं। अगर फैसला नहीं आया है, अधिकरण जो है वो लंबित है, मामला जो है पेंडिंग पड़ा है, अभी भी उस पर फैसला नहीं आया है, तो प्रोहिबिशन रिट है। और अगर फैसला आ गया और उस फैसले को रुकवाना है, उसको अधिकार मतलब उस फैसले को लागू करने से रुकवाना है, तो रिट जारी होगी, वो होगी उत्प्रेषण, जिसको हम कहते हैं ससुरारी रिट कहते हैं इंग्लिश में। ससुरारी रिट जो है वो हिंदी में कहें उत्प्रेषण रिट है। ये जारी की जाती है जब फैसला आ गया, यानी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया लेकिन इस जजमेंट की जो है वो पालना नहीं करवानी है, लागू नहीं होना चाहिए ये, तब जो रिट जारी की जाती है वो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। यानी फैसला आ गया, अब उसमें क्या हुआ है कि फैसला जो आया है वो नैसर्गिक न्याय का जो है वो उल्लंघन करके दिया गया है, यानी वैधानिक गलती की गई हो तभी ये रिट जारी होती है। अब देखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी प्रोहिबिशन और ससुरारी रिट जो है वो दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों को, यानी हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को जारी करेगी और उन्हीं के विरुद्ध जारी की जाती है। किंतु दोनों रिट जो हैं उनका उद्देश्य पृथक है, पृथक यानी अलग अलग हैं। प्रतिषेध रिट है वो कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है, यानी जो मामला है वो पेंडिंग पड़ा है, अभी तक उस पर जजमेंट नहीं आया है, जजमेंट आया नहीं है, उस कार्यवाही को रुकवाना है, तब जो रिट जारी होगी वो तो होगी प्रतिषेध रिट। और उत्प्रेषण रिट, ससुरारी रिट जो है वो कार्यवाही की समाप्ति पर जो जजमेंट आ गया है उस जजमेंट को क्वॉश करने के लिए, रद्द करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो है उत्प्रेषण रिट। अगली जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा रिट। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से आपका अधिकार है या प्राधिकार है। यानी किसी भी पब्लिक ऑफिसर को ये पूछा जाता है कि अगर आपके आपके पास ये अधिकार है तो आपके पास किस के तहत ये अधिकार है। उससे पहले अगर हम बात करें ससुरारी रिट की, ससुरारी रिट जो उत्प्रेषण रिट है, इसके मामलों की अगर हम बात करें तो दो मामले सामने आते हैं। एक तो है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेज APSRTC और दूसरा आता है AK कृपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो मामले ऐसे हैं जब हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया था। अब देखते हैं अधिकार प्रच्छा रिट। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है को वारंटो रिट।
को वारंटो रिट यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। और ये व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ऐसे पद पर बैठा है जो उसके योग्य नहीं है, और इससे उसके द्वारा ये पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। और यदि वो अवैध तरीके से उस पद को धारण किए हुए है तो उसे हटाकर उस पद को खाली घोषित कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी कोई भी एक ऐसा पब्लिक ऑफिसर जो है वो उस पद के योग्य नहीं है, एक हायर पोस्ट पे बैठा है और वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो फिर एक हाई कोर्ट जो है, कोर्ट है, वो एक रिट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा रिट जो इसको कहते हैं, या को वारंटो रिट जिसको कहते हैं, वो जारी करेंगे। और उससे ये पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के तहत यहाँ पर बैठे हैं। और अगर वो इसका ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं या उस जांच के अंदर वो अवैध तरीके से धारण किए हुए घोषित होते हैं तो उस पद को उनसे हटा दिया जाता है और उस पद को खाली घोषित कर दिया जाता है, रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो 5 तरीके की रिट हैं, एक बार हम रिकैप करते हैं इनको। पहली जो है वो आती है हैबियस कॉर्पस रिट, यानी वो रिट, ऐसी रिट, किसी व्यक्ति को अगर राज्य ने अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से डिटेन किया हुआ है तो उसको रिलीज करवाने के लिए। दूसरा जो है वो आता है मैंडमस रिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैंडमस रिट। मैंडमस रिट यानी परमादेश, जिसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। परमादेश जो है वो किसके लिए, कि वी कमांड, हम आपको अपनी पब्लिक ड्यूटी जो है वो पूरी करने के लिए हम आपको आदेश देते हैं, बशर्ते जो मैंडमस रिट है, परमादेश रिट है, वो पब्लिक ड्यूटी के लिए ही जारी की जाएगी, जैसे गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल में किया गया था। तीसरी जो रिट आती है वो आती है प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन रिट का मतलब है कि जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है और उस कोर्ट की कार्यवाही को रुकवाने के लिए प्रोहिबिशन रिट होती है। चौथा जो है वो आती है ससुरारी रिट, यानी उत्प्रेषण रिट जिसको कहते हैं। प्रतिषेध थी पिछली प्रोहिबिशन, और ये है 4 नंबर रिट जो है वो है उत्प्रेषण रिट, यानी न्यायालय ने जजमेंट दे दिया है, कार्यवाही पूरी कर दी है, न्यायालय ने जजमेंट दे दिया है और उस जजमेंट को लागू होने से रुकवाना है, तो हम ससुरारी रिट जारी करवाते हैं, यानी उत्प्रेषण रिट जारी करवाते हैं। और उसके बाद में अगर ये निर्धारित हो जाता है कि ये जो निर्णय है उसको देने में संवैधानिक गलती की गई है, तो फिर वो जो आदेश है, जो निर्णय दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, वो क्वॉश हो जाता है, रद्द हो जाता है। और 5वीं जो रिट आती है वो आती है अधिकार परीक्षा रिट, यानी को वारंटो रिट। को वारंटो रिट, और को वारंटो रिट का मतलब है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से आप इस पद को धारण किए हुए हैं। ये जो 5 प्रकार की रिट हैं ये हमारे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला जो क्षेत्राधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित जो किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। यानी भारत का जो कोई राष्ट्रपति है वो, उसके पास एक पावर होती है आर्टिकल 143 के तहत, लोकहित यानी जो जनहित के लिए हो, और या संविधान की अगर व्याख्या से संबंधित कोई भी मैटर है तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है, उनसे सलाह लेने के लिए, परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि न तो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसे किसी भी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है, और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब क्या हुआ यहाँ, कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 143 के तहत मामला तो भेज सकता है, चाहे वो जनहित मामला हो या फिर संविधान की व्याख्या करने का मामला हो। ये मामला तो वो भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा कि मुझे सलाह दीजिए, परामर्श करना है मुझे इस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाध्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, वो किसी भी प्रकार के लिए बाध्य नहीं है कि वो इस विषय पर सलाह दे। और अगर वो सलाह दे देता है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो माने या ना माने। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की शक्ति की फिर उपयोगिता क्या है। इसकी 2 मेन जो उपयोगिताएं आती है वो ये है कि इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण मामले में कार्यवाही करने से पहले वह न्यायालय की कानूनी राय जान ले। यानी वो माने ना माने, राष्ट्रपति जो है वो माने ना माने वो बाद की बात है, लेकिन उनके पास कानूनी राय आ जाएगी, एक लॉफुल जो सजेशन है वो आ जाता है कि कोर्ट इस पर क्या कहने वाला है, और बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। यानी कोई भी कानून है, अगर वो नया कानून बना रहे हैं, लोकहित के लिए बना रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की और उसके बाद में वापस दे दिया। अब न्यायालय ने जो भी सलाह दी है वो माने ना माने राष्ट्रपति पर है, लेकिन उनको ये पता चल गया कि कानूनी विवाद इस पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए
सरकार को ये छूट मिल जाती है, तो वो माने न माने वो सरकार पर रहता है, राष्ट्रपति पर रहता है। दूसरा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। यानी अगर वो उनकी सलाह माने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ पर आपने जो कानून दिया है, कानून का जो ड्राफ्ट हमें दिया है समीक्षा करने के लिए, परामर्श लेने के लिए, उसके अंदर जो क्या है कि इसमें कुछ एक चीज़ों को आपने गलत तरीके से पेश किया है या असंवैधानिक तरीके से पेश किया है, तो वो जो सरकार है वो अपने जो भी प्रस्तावित निर्णय हैं, जो उन्होंने निर्णय लेने के लिए प्रस्तावित कर रखे हैं, उनमें वो अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन करके उनको ठीक कर सकती है। ये फ़ायदा रहता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार का।